विद्यां च यस्तद्वेदो भयं सः अविद्यया मृत्युम तीर्त्वा विद्यया मृतमश्नुते। आज़ादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर वैदिक विज्ञान केंद्र काशी हिंदू विश्वविद्यालय, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान काशी हिंदू विश्वविद्यालय एवं विज्ञान भारती नई दिल्ली के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित इस दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी के आज इस सत्र में, जिसका विषय है भारतीय ज्ञान परंपरा की वर्तमान में प्रासंगिकता एवं भावी संभावनाएं, इस सत्र की अध्यक्षता कर रहे काशी हिंदू विश्वविद्यालय के वेद विभाग के पूर्व अध्यक्ष, वैदिक विज्ञान केंद्र के संचालन समिति के वरिष्ठ सदस्य तथा हम सबके मार्गदर्शक आचार्य शर्मा गुरुजी, आपका मैं इस आयोजन समिति की ओर से, सभी पक्ष की ओर से आपका अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं। और हमारे इस कार्यक्रम में दो विशिष्ट मुख्य वक्ता हैं। प्रोफेसर संजय शर्मा साहब, जो भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान के हैं, और डॉक्टर राजेश्वर मुखोपाध्याय जी, जो कैवल्य धाम शोध संस्थान पुणे से यहाँ पधारे हुए हैं। ये दो विशिष्ट वक्ता हैं, आपका भी मैं हृदय से अभिनंदन करता हूँ। साथ ही इस सत्र के विशिष्ट अतिथि डॉक्टर सुनील कात्यायन जी, जो वेद विभाग के वरिष्ठ आचार्य हैं, काशी हिंदू विश्वविद्यालय के जो विश्वनाथ मंदिर के माननीय व्यवस्थापक भी हैं, और इस सत्र के संयोजक डॉक्टर कार्तिकेय श्रीवास्तव जी, प्रोफेसर कार्तिकेय श्रीवास्तव जी, आपका भी मैं इस सत्र में अभिनंदन करता हूं। समवेत रूप में जितने यहाँ पर विशिष्ट जन हैं, सबका मैं अभिवादन करते हुए अपने विषय पर आता हूं। चूँकि समय कम है और जब विषय का निर्धारण हो रहा था तो माननीय जयंत भाई साहब ने यह निर्देश दिया कि सभी लोग कहेंगे, उसमें मैंने ही अपने क्रम से कहा कि मैं भी प्रयास करूंगा। वस्तुतः कुछ प्रयास किया भी हूँ, क्योंकि यह जो विषय है, यह विषय इस विषय पर बिना चिंतन और बिना अध्ययन के क्रम में, बिना शोध किए आप कुछ कह नहीं सकते। ये नए विषय हैं और यह महसूस भी हुआ, यहाँ पर जितने भी दर्शक दीर्घा में जितने भी अध्यापक गण हैं, सभी ने महसूस किया कि यह विषय वस्तुतः नई विषय है और इस पर वस्तुतः काम करना आवश्यक है। जैसा कि हमारे पूर्व वक्ताओं ने भी कहा कि आज़ादी के अमृत महोत्सव हम मना रहे हैं, और आज़ादी में जो जिन्होंने क्रांतिकारी थे, जो आंदोलनकारी थे और जिन्होंने अपने स्व के लिए जो प्रदर्शन किए, आत्माहुति किए, उनको तो हम सब जानते हैं। लेकिन जो अकादमिक दृष्टि से जो इस आज़ादी के लिए जिन्होंने अपने जीवन को न्यौछावर किया, अपनी भारतीय जो ज्ञान परंपरा है अर्थात वैदिक ज्ञान परंपरा है, उसके अनुरक्षण के लिए जो आत्माहुति किए, उनका जो संघर्ष गाथा था, उसके विषय में जगदीश चंद्र बसु जी के विषय में, प्रफुल्ल चंद्र राय के विषय में और मेघनाथ जी के विषय में और आशुतोष मुखर्जी के विषय में, अनेक विषयों में यहाँ पर व्याख्यान और चर्चाएं हुई। तो वह भी एक हम सबको जानने का अवसर मिला कि यह वस्तुतः कैसे संघर्ष गाथा रही। तो यह भी जानना अपेक्षित है और आने वाली पीढ़ी भी अब इस पर हम सभी इसको जानेंगे, समझेंगे। और आने वाले समय में इस जितने भी व्याख्यान हुए हैं, मैं सबसे अनुरोध करूंगा कि सभी इसको अपने एक लेख के रूप में दें, जो आगे हम इसको एक पुस्तक के रूप में भी प्रस्तुत करेंगे। साथ ही ये जितने भी व्याख्यान हो रहे हैं, इसको हमारे साइट पर जो विश्वविद्यालय का जो वेब पेज है वैदिक विज्ञान के केंद्र का, उस पर व्यवस्थित क्रम में हम उसको फिर रखते भी हैं, तो वहाँ से भी आप उसको पढ़ेंगे और उसको समझेंगे। देखिए, वैदिक ज्ञान परंपरा की प्रासंगिकता। वैदिक ज्ञान परंपरा में वेद जो है नामना वह ज्ञान मूलक शास्त्र है और उसकी एक लंबी, जब से सृष्टि की आदि कहिए
यूं कहें कि इस संपूर्ण ब्रह्मांड के आदि में वह शब्दात्मक सत्ता जो है, जो हमें ईश्वर के भी ज्ञान कराता है, परमात्मा का भी ज्ञान कराने वाला जो शास्त्र है वह वेद है, जो शब्दात्मक क्रम में रहा। और इसके संदर्भ में आता है, युगान्ते अंतर्हितान वेदान सेतिहासान महर्षयः लेभिरे तपसान पूर्वाम अनुज्ञातः स्वयंभुवा। युग के अंत में यह जो शब्दात्मक जो सत्ता है, शब्द रूप यह वाक है, यह हमारा वैदिक विज्ञान कहता है कि वह जो इसमें भी 4 श्रेणी है। व्याकरण शास्त्र में इसके विषय में बताया गया कि यह जो वाणी है इसके भी 4 उसके सोपान हैं, 4 स्वरूप हैं। मध्यमा, बैखरी है, परा पश्यंती, मध्यमा, बैखरी। तो इसमें जो परा वाक है वो वेद वाक है, यह शास्त्र के क्रम में यह आता है। तो जो परा वाक है वह निश्चित रूप में वह जो है वह नित्य है, वह कभी वो नष्ट नहीं होता है। और विज्ञान भी आज इस चीज़ को बताने लगा कि वस्तुतः जो आज हम बोल रहे हैं यह आप आने वाले 100 साल के बाद भी इसको रिकॉर्डिंग है तो आप उसको देख सकते हैं। तो यह नित्यता है, तभी वह है। आज से हजारों लाखों वर्ष पहले जो वाक या वाणी किसी क्रम में थी, उसको आज ऐसे भी वैज्ञानिक तकनीकी हैं जिनके माध्यम से हम उसको जानने लगे हैं, समझने लगे हैं। ऐसा वैज्ञानिकों का, आधुनिक वैज्ञानिकों का मत है, जो कि हमारे यहाँ महर्षि यास्क ने शब्द नित्यत्व के विषय में कहा कि शब्द इंद्रिय नित्यम वचनम औदुम्बरायण। औदुम्बराचार्य ने यह जो वाणी की नित्यता के संदर्भ में पूर्व और उत्तर पक्ष की चर्चा की है। तो कहा कि नहीं, यह वाणी जो है, यह वाणी है जो शब्दात्मक सत्ता है वह नित्य है, यह कभी नष्ट होने वाली नहीं है। और उसमें पूर्व पक्ष और उत्तर पक्ष, यह हमारे प्राचीन शास्त्रों का क्रम रहता है कि हम पहले पूर्व पक्ष में उसका जो है हम जो उसका खंडन करते हैं, फिर उसका हम मंडन करते हैं। तो उस क्रम में यह बातें आती हैं। तो यह परावाक रूप जो यह शब्दात्मक जो ज्ञानात्मक जो सत्ता है, वह जो 4 भागों में तो वेद व्यास ने उसको विभक्त किया, लेकिन वह आगे जो है वह अष्टादश विद्या के रूप में, अष्टादश विद्या के रूप में 4 वेद, वेदांग और उपवेद के अलावा और भी जो दर्शन के जो ग्रंथ हैं, दर्शन के जो शास्त्र ग्रंथ हैं, और फिर जो आन्वीक्षिकी त्रयी वार्ता दंड नीति, यह जो 4 शास्त्र इसको भी कहा गया, जो व्यवहारिक शास्त्र को कही, जो हमारा व्यवहार शास्त्र है, जो विधि का जो पक्ष है। तो इस तरह से अष्टादश विद्या का स्वरूप जो है, यह संपूर्ण वैदिक वाङ्मय का यह अपने में स्वरूप प्रस्तुत होता है। और इसका क्रम जो है, जो हम आस्तिक और नास्तिक दर्शन के क्रम में जब हम चिंतन करते हैं, तो षड दर्शन जो है वह आस्तिक दर्शन, आस्तिक का आधार है। नास्तिक वही जो वेद को आधार बना करके अपनी बातों को रखता है, वह आस्तिक कहा गया। और जो वेद को आधार बना करके नहीं कहा, उसको हम नास्तिक कहें। यद्यपि जैन, बौद्ध, चार्वाक आदि में ऐसा नहीं कि सब कुछ जो है वेद प्रतिपादित विषयों से पृथक ही है। कुछ ऐसे जो प्रमुख अंश हैं जो कि वस्तुतः आधारभूत सिद्धांत के दृष्टि से देखेंगे तो उनमें अंतर है। इस कारण से उसको नास्तिक दर्शन के रूप में एक देखा गया। लेकिन यह चिंतन आप करेंगे कि यह नास्तिक दर्शन का जो स्वरूप हुआ, यह इसका उद्भव क्यों हुआ, इन संप्रदायों का जो विकास हुआ, वह कहीं न कहीं जो है, जो मैंने उद्घाटन सत्र में इस बात को कहा था कि हमारी शुरू से एक परंपरा रही, शुरू से यह एक क्रम रहा कि जो शास्त्र कहता था, अर्थात वेद में वेद प्रतिपादित, स्मृति प्रतिपादित जो जीवनचर्या रही, वह वेद उसका मूल था और वह व्यवहार में हम उसको जीते थे। लेकिन उसमें क्या हुआ कि कुछ ऐसे विषय हुए, जैसे कि हमारा सौत याग जैसे आज एकदम लुप्त हो गया, लेकिन एक काल था जो मात्र सौत याग का ही स्वरूप अपने चरम अवस्था पर थी। ऐसे काल में
मुझे लगता है, और मैं ही अपने क्रम में नहीं कहता हूँ, कुछ चिंतकों ने इस विषय को रखा कि उस समय एक विक्षोभ कहिए अपने इस वैदिक चिंतन परंपरा के क्रम में, वह उस क्रम में इन संप्रदायों का विकास हुआ, चाहे उसको हम बौद्ध कहें, चाहे वह जैन कहें, आदि आदि। और उस क्रम में फिर बाद में हमारा जो वैदिक जो परंपरा है, सनातनी चिंतन धारा, जब वह एक तरह से अपने मूल स्वरूप से हटने की स्थिति हो गई, उसमें बिखराव आने लगा और अपनी शास्त्रीय पक्ष एक तरह से लुप्त होने लगे, उस समय आदि शंकराचार्य का आविर्भाव होता है। और आदि शंकराचार्य के द्वारा पुनः इसको पुनः व्यवस्थित किया जाता है। उन्होंने 4 पीठों में 4 वेदों का एक एक आमनाय स्थापित किया। ऋग्वेद का आमनाय, यजुर्वेद का आमनाय, सामवेद का आमनाय, अथर्ववेद के आमनाय के रूप में 4 पीठ जो बनाए गए, वो 4 वेद के स्वरूप में उन आमनाय रूप में उन पीठों की स्थापना की। और यही नहीं, मठामनाय जो आदि शंकराचार्य का जो ग्रंथ है, उसमें भी इन वेदों को आधार करके ही वहां पर वर्गीकरण भी किया गया है उस ज्ञानात्मक सत्ता का। जैसे हम वैदिक साहित्य के क्रम में हम संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद को 4 भागों में विभक्त करते हैं, फिर इन शाखा भेद से वेदांगों में भी जो शिक्षा, निरुक्त, छंद, ज्योतिष, व्याकरण इत्यादि के क्रम में जो उसमें भेद दिखते हैं, कल्प में भेद, हर वेदों का अलग अलग कल्प शास्त्र है, हर वेदों का अलग अलग शिक्षा शास्त्र है, हर वेदों का अलग अलग आपको अन्य वेदांगों में भी उसके स्वरूप दिखते हैं। उसी प्रकार से उन्होंने उसका एक तरह से सूक्ष्म दृष्टि से वहां विभाजन किया है। अर्थात इन वैदिक चिंतन परंपरा को पुनर्स्थापित करने में पुनः आदि शंकराचार्य का बहुत बड़ा श्रेय रहा। और उस क्रम के बाद यह जो लोक को जो चिंतन है, लोक का चिंतन, चाहे वो चरक हुए, सुश्रुत हुए, नाट्य वेद जो है भरत मुनि का, इन पर जो है यह पहले से था, ऐसा नहीं कि नहीं था, यह सब कुछ वेदों में निहित है। लेकिन इन आचार्यों ने उन लोक विद्याओं को, जिसको हम, जैसे हमारे यहाँ विद्या का जो स्वरूप है परा और अपरा विद्या, जिसको हमने आपको अपने मंगलाचरण क्रम में ही विद्या अविद्या के रूप में भी कहा कि इन दोनों को ज्ञान करते हुए परम अमृत भाव को प्राप्त करना, यह हमारा विश्वविद्यालय का लोगो भी है। और यही लोगो जो है तक्षशिला का भी लोगो रहा। महामना ने जो यह काशी हिंदू विश्वविद्यालय का जो लोगो है, विद्या मृतमश्नुते, यह तक्षशिला विश्वविद्यालय का भी लोगो हुआ करता था। यह सामान्य क्रम में महामना का एक बहुत दूरदृष्टि और दूर विजन रहा। तो और वही चीज जो है, वही चीज बाद के जितने भी साहित्य के क्रम में विषय आए, चाहे वह महाभारत है, चाहे वह रामायण है। रामायण में भी जो है स्पष्ट रूप से जो है वाल्मीकि ने अपने उसका उल्लेख किया है उद्देश्यों के क्रम में, वेदोपबृहणाय, वेद के उपबृंहन के लिए इस, और सत्य धर्माय दृष्टाय, सत्य धर्म की प्रतिष्ठा के लिए और वेद के उपबृंहन के लिए मैं इस ग्रंथ की रचना करता। तो यह जो श्रुति और स्मृति कहिए या वेद की छाया रूप में यह लोक विद्या का विस्तार सत्य और धर्म के लिए हमारे आचार्यों ने किया है। इस पर बहुत से विषय होंगे और समय उसके लिए अधिक अपेक्षित है, समयाभाव है। लेकिन मैं इस बात को पुनः दोहराना चाहूँगा कि सार यही है कि जो भारतीय जो हमारा वैदिक ज्ञान परंपरा है, यह आचार्य सौनक के क्रम में, बाद में जो 4 वैशंपायन, याज्ञवल्क्य, जैमिनी आदि के क्रम में उस विद्या का विस्तार, और फिर अष्टादश विद्या के क्रम में इन शास्त्रों का जो विस्तार हुआ, और बाद के
काल में, जैसा कि यहाँ पर चर्चा होगी, 700-800 वर्ष पूर्व अर्थात 12वीं शताब्दी तक उसका विस्तार का क्रम हमें देखने को मिलता है। लेकिन जब यह आक्रांताओं के द्वारा हमारे संस्कृति और हमारे इस चिंतन धारा को, हमारे श्रद्धास्पद स्थलों को एक तरह से उसको नष्ट करने का प्रयास किया गया, तब भी यह अपनी वैदिक सनातनी परंपरा क्रम में गुरु मुखोच्चारणानुच्चारण के क्रम में यह जो बटुक दिखाई पड़ रहे हैं, ये एक एक शाखाओं को धारण किए हुए उस क्रम से इस विद्या का अनुरक्षण हुआ। और आज जो भी कुछ हम आप बोल रहे हैं, देख रहे हैं, उसमें इस वैदिक परंपरा का, गुरु मुखोच्चारण अनुच्चारण का बहुत बड़ा श्रेय है। आज यह गुरुकुल का यह क्रम, यह जो पूरे शब्द को जो कंठस्थ करके आत्मसात करने की जो परंपरा, अगर यह हमारे ऋषियों ने नहीं दी होती तो यह जो भी यह शास्त्र हैं वो दिखाई नहीं पड़ते। क्योंकि यह लेखन का क्रम तो बहुत बाद का है। उसका इतिहास अगर देखें तो मुझे लगता है 2500 से 3000 वर्ष, 3500 वर्ष पूर्व तक उसका स्वरूप प्राप्त होता है। उसके पहले ये सारे जो शास्त्र थे, जो अष्टादश विद्या की मैं बात कर रहा हूँ, ये चाहे वेदों की, समस्त वैदिक वाङ्मय की बात करता हूँ, वह इन्हीं बटकों और इनका बहुत बड़ा श्रेय रहा। आगे मैं भावी जो संभावनाएं के विषय में मैं इस पर विस्तार से चर्चा करने के लिए समय चाहिए, लेकिन मैं सामान्य तौर पर बहुत कम समय में अपनी बातों को रखना चाहूँगा कि जो वैदिक चिंतन धारा क्या है। वैदिक चिंतन धारा सर्वभूत हिते रता, सभी प्राणियों में जीवन दृष्टि है, जीवन दर्शन की परिकल्पना करता है। प्रत्येक जड़ में भी चेतनत्व की परिकल्पना हमारी वैदिक चिंतन धारा है, और उसको भी हम उसमें चेतन भाव के साथ त्याग में जीवन जीने की दृष्टि, तेन त्यक्तेन भुंजिता माँ गृधः कस्य स्वेधनम, यह भावना हमें वेदों से प्राप्त होती है और उसी प्रकार से जीवन जीने की हमें दृष्टि प्राप्त होती रही। लेकिन मैंने लोक में जो आज हमारा जो दिनचर्या एक तरह से हम अपनी संस्कृति से कटते गए, सुबह उठने से लेकर के सायं पर्यंत जो हमारी वैदिक दिनचर्या है, जो भारतीय दिनचर्या है, कहीं न कहीं हम उससे कटते जा रहे हैं और हमारी जो आने वाली जो पीढ़ी है वो भी एकदम उससे अछूते है। उन सबको व्यवस्थित करने के लिए नई शिक्षा नीति में एक मूल रूप से उसको एक तरह से स्थान दिया गया है कि प्राथमिक शिक्षा से संस्कृत को अनिवार्य करना, और यह जो आचार व्यवहार नैतिकता आदि जो हमें पढ़ाने की जरूरत नहीं थी वो हमारे व्यवहार में थी। एतद् देश प्रसूतस्य सकाशात् अग्रजन्मनः स्वम स्वम चरित्रम शिक्षेरन पृथिव्याम सर्वमानवा, इस तरह की जो परिकल्पना हमारी वैदिक चिंतन परंपरा में थी, लेकिन उसको पुनः हमें उसको स्थापित करने की आवश्यकता है और उसके लिए यह वैदिक चिंतन परंपरा को पुनः स्थापित करना है। यह हम आगे देख रहे हैं कि हम पुनः अपने उस मूल धारा की ओर आगे आएंगे। और साथ साथ में मैंने एक कहा कि जो आधुनिक विज्ञान है वह सर्वभूत हिते रता की परिकल्पना नहीं करता है, वहाँ उसका जो उपभोक्तावादी चिंतन है, हम इनसे हमें क्या लाभ है, हमारा संबंध उसी पर निर्भर रहेगा। इस चीज से हमें क्या लाभ है, हमें क्या सुख मिलना है, इस पर आधारित विज्ञान है। और हमारा जो विज्ञान है, जो हमारा कहने मतलब भारतीय जो विज्ञान है और या वैदिक विज्ञान है, वह उसमें जो है उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, उसको सामान्य रूप में कहिए, उससे अगर उसको आप सही ढंग से कहेंगे, लेकिन हाँ उसकी चिंतन धारा, हमारा दृष्टि शुरू से ही हमें दृष्टि बदलनी होगी। हमें अगर वैदिक विज्ञान की ओर जाना है तो हमें अपनी दृष्टि को बदलनी है, और वह दृष्टि शुरू से ही मतलब हमारा संस्कार से शुरू होता है। हमारे जन्म के पूर्व जो गर्भाधान संस्कार है वहाँ से शुरू होता है, जो 16 संस्कार हैं, और हमारी दिनचर्या से प्रारंभ होता है, हमारी पारिवारिक व्यवस्था से प्रारंभ होता है, हमारी सामाजिक व्यवस्था से प्रारंभ होता है, हमारा
जो राष्ट्रीय व्यवस्था है उससे प्रारंभ होता है। तो इन सबको बदलने के लिए हमें शिक्षा में जो अभूतपूर्व परिवर्तन की आवश्यकता है, जो उसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी के क्रम से उसका पहल हुआ है और नई शिक्षा नीति में इन विषयों को समेकित रूप से चिंतन किया गया है और बिंदुशः उसको स्थान दिया गया है। लेकिन मुझे इस बात को कहने में झिझक नहीं है, लेकिन पहले से बनी हुई एक सिस्टम है, एक व्यवस्था है, उसको किस ढंग कहाँ तक इम्प्लीमेंट होता है वह भी एक प्रश्न चिन्ह है, यह भी एक चिंता का विषय है। क्योंकि लोग वही हैं, व्यवस्था बनाने वाले भी वही हैं, रूप बदल जाएगा, उनका भी स्वरूप बदल जाएगा, वो अपने स्वरूप को बदल करके आपके सामने उपस्थापित कर देते हैं। तो उस चीज को भी हमें ध्यान रखना होगा, क्योंकि तभी जा करके हम उसका सही ढंग से इम्प्लीमेंट हम कर सकते हैं। साथ ही हमारे यहाँ जो वैदिक विज्ञान केंद्र की जो स्थापना हुई है उसमें हम विशेष रूप से शर्मा गुरु जी यहाँ पर हैं, आपके मार्गदर्शन में इस चीज को ध्यान रखा गया है कि हम अपना जो वैदिक ज्ञान परंपरा है, हम एक तरफ इस जो बटुक हैं, हमने एक वहाँ पर एक आदर्श पाठशाला का भी परिकल्पना की कि उसमें हमारा जो गुरु मुखोच्चारण अनुच्चारण क्रम में एक आदर्श पाठशाला भी हो, साथ साथ में ये जो 7 जो हमारे जो अनुभाग बनाए गए, 7 जो पीठ बनाए गए, उसमें अंतर विषय क्रम में उस पर जो जितने भी विश्व में पांडुलिपियां प्राप्त है उसको संग्रह करना, जितने उस पर जो कार्य हुए हैं उसको इकट्ठा करना और उस पर उसको एक, जैसा कि हमारे पूर्व अध्यक्ष, इस सत्र के पूर्व अध्यक्ष प्रोफेसर धनंजय पांडे जी जो पूर्व निदेशक IIT के, उन्होंने इस बात को कहा कि हमें एथेंटिक बात को करना, हमें प्रामाणिकता के साथ अपनी बात को रखना, तभी जाकर के हम इसको पुनः स्थापित कर सकते हैं। तो मैं ज़्यादा समय न लेते हुए अपनी बात को इस रूप में, सार रूप में यह कहा कि जो वैदिक चिंतन या वैदिक ज्ञान परंपरा है वह उसमें विशिष्ट ज्ञान संपूर्ण जीवन को पूरे भौतिक सुख सुविधाओं के साथ त्याग पूर्वक जीवन जीने को विश्वास और सर्वभूत हित की बात को करते हुए हम अपनी परम जो सत्ता है, जो आत्म तत्व से परमात्म तत्व को पहुंचने की जो परंपरा है, जो पुरुषार्थ चतुष्टय की जो धर्म अर्थ काम मोक्ष की जो चिंतन परंपरा है, वहां तक पहुंचने के लिए एक जीवन देने के विज्ञान को बात करता है और हम पुनः उसको उसकी ओर जाने के लिए, जैसा कि इसके पूर्व वक्ताओं ने भी बताया कि सारे चरक हुए, सुश्रुत हुए, आर्यभट्ट हुए, बारामिहिर हुए, लगध हुए, अश्विनी कुमार हुए, ये सारे लोगों ने जो इस भौतिक विद्या को हम कहें, लेकिन उस भौतिक विद्या को भी उन्होंने कहा, वहां पर 2 उनकी दृष्टि थी कि इसके बाद, क्योंकि जैसे हमारे यहाँ 4 व्यवस्था है ना, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास, उत्तरोत्तर हम उस चीज को उपभोग करते हैं, भोग करते हैं और जीवन की धीरे धीरे उससे हमारी तृष्णा हटती है, कम होती जाती है और फिर संन्यास्त भाव को प्राप्त करते हैं। तो वह जो श्रेय से प्रिय की ओर जो बात, जो मार्ग है, यह ही वैदिक ज्ञान परंपरा का मार्ग है। उसको पुनः स्थापित करने के लिए वैदिक विज्ञान केंद्र की जैसे चिंतन परंपरा है और जो नई शिक्षा नीति जो भारत सरकार की बनी है उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए जो तथाकथित जो ऐसे जो लोग बैठे हुए हैं आज भी, उन पर भी दृष्टि रखने की आवश्यकता है। माननीय जयंत भाई साहब यहाँ हैं, मैं इस बात को बेझिझक इस बात को मैं कह रहा हूँ कि जो वस्तुतः जो भारतीय चिंतन परंपरा और जिन चिंतन परंपरा क्रम में वो नियम बनाए गए हैं उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए हमें उन लोगों से सावधान रहने की आवश्यकता है। जय तो संस्कृतम, जय तो भारत।